हेलो फ्रेंड एवरीवन, मैं आज जो संविधान की जो टॉपिक है फंडामेंटल राइट है, मैं आज इस पे चर्चा करूँगा। जिस पे टॉपिक है में जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये हर नागरिक को अपने मूलाधिकार, उसे जो फंडामेंटल राइट है, उसके जो हुकूक है, उसे जानना जरूरी है। क्योंकि ये हर नागरिक को, ये भारत के आइन को पूरी तरीके से वो कम बेश उसे जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, में ये जो टॉपिक है, ये क्या नाम है, मैग्ना कार्टा जिसे कहा जाता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और ख़ासकर लॉ के विद्यार्थी जो है, एलएलबी हैं, और उसके साथ साथ जो पीसीएच या अदर जो जुडिशरी एग्जाम देना चाहते हैं, उनके लिए बहुत मुफीद है। क्योंकि ये नोट है और नोट के तहत मैं आपको चर्चा करूँगा। ये मैं अब देखते हैं आप, अब अनुच्छेद 12 स्टेट की बात करता है। अब स्टेट से क्या मुराद है? अब स्टेट से ये डेफिनेशन बताया गया है। स्टेट क्या है? तो 4 प्रकार की इसमें आप देखते हैं। पहला स्टेट है भारत की सरकार और संसद। क्या है? यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पार्लियामेंट। दूसरी क्या कहता है? राज्य सरकार और विधानमंडल, यानी स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। सभी स्थानीय प्राधिकारी, यानी कि जो लोकल अथॉरिटी है उसकी बात करती है, या अदर जो है अथॉरिटी की बात करती है। ये 4 प्रकार की आपको स्टेट की डिफिनेशन देती है। अब मैं आगे देखता हूँ कि क्या नाम है, केंद्र सरकार और केंद्रीय विधायिका, राज्य सरकार और राज्य विधायकों को तो राज्य की परिभाषा में सम्मिलित किया गया है। यानी केंद्र सरकार, जो केंद्रीय विधायिका जो है आपको जो है किसमें शामिल की गई है? राज्य की परिभाषा में शामिल की गई है। यानी कार्यपालिका और विधायिका राज्य की परिभाषा में भी सम्मिलित है, पर न्यायपालिका स्पष्ट रूप से राज्य में की परिभाषा में सम्मिलित नहीं है। यानी यहाँ आपको सेपरेशन दिखाई देता है, यानी पावर ऑफ सेपरेशन, यानी मॉन्टेस्क्यू का जो थ्योरी है वो दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात करूँगा कि लोकल अथॉरिटी क्या है। ये स्थानीय प्राधिकारी अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा में सम्मिलित म्यूनिसिपैलिटी, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, माइनिंग सेटलमेंट बोर्ड इत्यादि, ये जो है क्या है, ये लोकल अथॉरिटी है, ये स्थानीय प्राधिकारी में शामिल है। और एक केस आया था राशिद अहमद बराम म्यूनिसिपल बोर्ड कोरोना की जानिब से। ये केस सबसे ही पुराना केस है, जिसमें म्यूनिसिपल बोर्ड के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत जो है स्थानीय प्राधिकारी बताते हुए राज्य परिभाषा में उल्लेख किया गया था। क्या है? 12 के अंतर्गत स्थानीय प्राधिकारी बताते हुए राज्य की परिभाषा का उल्लेख किया गया था। अन्य प्राधिकारी मतलब क्या है? धारा 12 के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा में अन्य प्राधिकारी को भी सम्मिलित माना गया है। परंतु अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, इसे संविधान में स्पष्ट नहीं किया गया है कि कौन कौन आते हैं। एक केस था इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, राजस्थान बनाम मोहनलाल। यानी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड राजस्थान बनाम मोहनलाल के वाद में ये प्रश्न आया कि क्या राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अनुच्छेद 12 के अंतर्गत या अन्य प्राधिकारी की कोर्ट में आने के कारण राज्य माना जाएगा? ये प्रश्न आया था सुप्रीम कोर्ट के सामने। इस कोर्ट को जो है कोर्ट ने डिटरमाइन किया, राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एक एक्ट के अंतर्गत स्थापित है। जो वहाँ का राजस्थान जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, वो एक एक्ट के थ्रू क्या है, वो गवर्नेंस होता है। उस एक्ट के अकॉर्डिंग
राइट्स पावर दी गई है। अतः ये अनपदाधिकारी के कोर्ट में आएगा। अनपदाधिकारी के होने के कारण जो है अनुच्छेद 12 के अंतर्गत स्टेट माना गया। यानी ये जो है एक एक्ट के तहत उसको जो पावर है, अधिकार है, इससे जो मिला हुआ है उस एक्ट के या अन्य जो अथॉरिटी है उसके तहत जो है क्या माना जाएगा, इसे स्टेट माना जाएगा। एक के सहायता है सुप्रीम कोर्ट के जानिब से सुखदेव सिंह बनाम भगत राम। इससे मुराद है कि ये पूरे मामले में ये सवाल था कि ऑयल इंडियन नेचुरल गैस कमीशन, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कमीशन, IFC, लाइफ इंश्योरेंस यानी राज्य की कोर्ट में आएगा। बहुमत में निर्णय देते हुए स्पष्ट किया कि चूँकि इन तीनों की स्थापना किसी न किसी जो है संविधि यानी कंस्टिट्यूट के अंतर्गत की गई है। यानी जो तीनों जो है क्या है, IFSC है, LIC है, वो NGC है, ये तीनों न किसी जो है कंस्टिट्यूट के अकॉर्डिंग की गई है, जिसके अंतर्गत जो है इन्हें क्या है शक्तियाँ कार सौंपे गए हैं। अतः ये राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के निर्णय के आधार पर इन्हें अनपदाधिकारी माना जाता। अनपदाधिकारी होने के कारण क्या है, ये राज्य। अब एक के साथ है राज्य के अभिकरण होने के मानक क्या है। अब स्टेट के लिए क्या है और उसके जो एजेंसीज जो है उसके स्टैंडर्ड क्या है, इससे संबंधित एक केस आया था RD शेट्टी बनाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी के मामले में। जस्टिस भगवती ने राज्य अभिकरण यानी स्टेट एजेंसी के जो मेजर्स तय किए थे, जिन्होंने आगे चलकर एक केस आया था अजय हाशिया बनाम खालिद मुजीब के मामले में। ये जो है फाइनली रूप से जो क्या है एक्सेप्ट किया गया और मेजर्स जो है डिक्लेयर किए गए। क्या है, पहला है कि यदि निगम के समस्त जो है अंश पूंजी सरकार द्वारा धारित की गई हो, जो निगम के जो समस्त अंश पूंजी है वो सरकार के द्वारा धारित की गई हो। दूसरी बात ये कहता है जहां पर राज्य के द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता है इस सीमा तक कि निगम के समस्त से उस पर पूरी हो जाती हो। यानी जो स्टेट के या जहां राज्य के द्वारा दी जाने वाली जो वित्तीय फाइनेंशियल जो हेल्प है या फाइनेंशियल एड है, इस बाउंड्री तक जो है जो निगम है, निगम के जो समस्त खर्चे हैं उससे पूरी हो जाती हो। तीसरी पॉइंट कहती है जहां पर निगम के एकाधिकार जो है, निगम के एकाधिकार प्राधिकार का प्रयोग किया जाता हो जिस पर एकाधार के राज्य के द्वारा अधिरोपित किया गया हो या राज्य के द्वारा जो है संरक्षण प्रदान किया गया हो। वही चौथी बात कहती है जहां राज्य के द्वारा किया जाने वाला नियंत्रण के अत्यंत गहन किया गया हो। पांचवी बात कहती है जहां पर ये निगम के कार्य लोक महत्व या शासकीय कारणों से जुड़े हो। और उसके बाद में क्या कहते हैं, जहां पर जो है जहां पर निगम के कोई सरकारी विभाग जो ट्रांसमिट कर दिया गया हो यानी स्थानांतरित कर दिया गया हो। ठीक है, अब आता है अनपदाधिकारी के जो अवधारणा यानी अनपदाधिकारी के जो प्रोजेक्शन है अथॉरिटी के, ये आगे चलकर जो है एक केस आया था सोम प्रकाश रेखे बनाम भारत सरकार। यानी सोम प्रकाश रेखे बनाम भारत सरकार के मामले में ये जो फाइनल रूप से ये स्पष्ट कर दिया गया कि इस मामले में इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी उक्त निर्णय के पूर्ण रूप से स्वीकार करते हैं। जो वो पूरा उक्त निर्णय है वो पूरी तरीके से एडमिट करते हैं। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन जो कि वस्तुतः कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत एक कंपनी है, जो अनपदाधिकारी मानते हुए राज्य माना गया है। क्या माना गया है, अनपदाधिकारी के मानते हुए उसे क्या माना गया है, राज्य माना गया है। इसी प्रकार एक केस आता सब्जीत तिवारी बनाम भारत संघ के मामले में सुखदेव सिंह के वाद के में जो है मुंशी बेंच द्वारा निर्णित किया गया था कि इस सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के जो 1807 के जो पंजीकृत काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च सोसाइटी राज्य नहीं है। आगे चल के
उपरोक्त सब्जी तिवारी के वाद में विश्लेषण किया गया तथा अनुवाद अलग अलग भी किए गए, लेकिन फिर भी किसी समान सिद्धांत प्रतिपादन नहीं हो सका तथा चंद्रमोहन खन्ना बनाम एनसीईआरटी के मामले में न्यायालय ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल एंड प्राइमरी स्टडीज तथा नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग जो दोनों रजिस्टर्ड सोसाइटी राज्य नहीं है, अतः रजिस्टर्ड सोसाइटी राज्य अथवा नहीं इसके संबंध में स्थिति अस्पष्ट नहीं है। क्या है इस केस में कहा कि इसके जो रिटर्न में संबंध जो अस्पष्ट नहीं है, यानी सब्जी तिवारी के वाद में विश्लेषण किया गया, अनुवाद से अलग भी किया गया, लेकिन किसी भी समान सिद्धांत का जो है प्रतिपादन नहीं हो सका। किसी भी समान सिद्धांत का जो क्या है प्रतिपादन नहीं हो सका। चंद्रमोहन खन्ना बनाम एनसीईआरटी के मामले में न्यायालय ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल एंड प्राइमरी स्टडीज तथा नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग दोनों ही रजिस्टर्ड सोसाइटी है, राज्य नहीं। अतः रजिस्टर्ड सोसाइटी राज्य है अथवा नहीं इस संबंध में स्थिति क्या है अस्पष्ट नहीं है। क्या न्यायपालिका अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आता है? ये आप मोटे हेडिंग में देख रहे हैं। अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा दी गई है। इसके अंतर्गत सरकार दो अंग है, कार्यपालिका विधायिका को स्पष्ट सम्मिलित किया गया है, यानी कार्यपालिका को सम्मिलित किया गया है, विधायिका को सम्मिलित किया गया है, स्टेट लेजिस्लेचर को सम्मिलित किया गया है, स्टेट गवर्नमेंट को भी सम्मिलित किया गया है। और उसके बाद में कहा कि सम्मिलित किया गया, परंतु जुडिशरी यानी न्यायपालिका इसके अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया गया, यानी जुडिशरी को जो है आर्टिकल 12 के अकॉर्डिंग जो है शामिल नहीं किया गया। अदालत निष्पक्ष रूप से कानूनी का अर्थवन करते हुए और लागू करवाती है मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध प्राप्त है। क्या है जो फंडामेंटल राइट है वो स्टेट के अगेंस्ट क्या है प्राप्त है। न्यायालय यदि निर्णय देती है तो उसकी विधिमानता की चुनौती इस आधार पर नहीं दी जाएगी कि वो मूल अधिकार का उल्लंघन कर रहा है। यदि न्यायालय न्याय कृत्य करता है तो न्याय कृत्य करते समय राज्य नहीं माना जाएगा। न्यायालय ऐसे कृत्य या कार्य करता है जो न्यायिक प्रकृति के नहीं है, प्रशासकीय प्रकृति के हो, ये विधायक प्रकृति के हैं, तो उसको कृत्यों के विरुद्ध संबंधित जो क्षेत्राधिकार नहीं माना जाएगा। एक केस आया था प्रेमचंद्र गर्ग बनाम एक्सरसाइज कमिश्नर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नियम बनाया था कि न्यायालय रिट दायर करने वाले के लिए प्रतिभूति जमा करना आवश्यक है, यानी रिट दायर करने वाले के लिए क्या है सिक्योरिटी जमा करना जो है लाजिम है, यानी आवश्यक है, अनिवार्य है, नेसेसरी है। इस नियम की जो है इस जो कायदे की जो है विधिमानता जो है लीगलिटी को जो है चैलेंज किया गया। इस आधार पर दी गई कि इस नियम के द्वारा नागरिकों को अनुच्छेद 32 यानी आर्टिकल 32 सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए मूल अधिकारों का उल्लंघन किया गया। क्या है फंडामेंटल राइट का जो है क्या किया गया वायलेशन किया गया। इस नियम का तात्पर्य होगा कि यदि व्यक्ति के पास प्रत्याभूत जमा करने का पैसा ना हो तो क्या है अपना फंडामेंटल राइट को जो है क्या है वो क्या इम्प्लीमेंट यानी इन्फोर्समेंट जो है नहीं करा सकेगा। जिसके पास पैसे नहीं, गरीब आदमी है, वो क्या है उसके फंडामेंटल राइट को वायलेशन हो रहा है, वो उसके बुनियादी हुकूक को छीना जा रहा है। अब क्या है वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाता है तो उसके लिए वो क्या नाम है एक सिक्योरिटी बॉन्ड जो सिक्योरिटी डिटरमाइन की गई है कोर्ट द्वारा
वो जमा करने के लिए वो कॉम्पिटेंट नहीं, तो क्या क्या उसके मूल अधिकारों को तो वैसे ही ख़त्म हो गया और दूसरी तरफ वहाँ जा भी ना पाए। तो इस तरीके से आर्टिकल 32 जो है पूरी तरीके से क्या है, अमान्य घोषित करता है। इस प्रकार यदि कोई न्यायालय कार्यपालिका प्रकृत कार्य कर रहा हो तो उसे राज्य माना जाएगा। कितनी साफ गोई बात कही गई कि इस प्रकार के तो कोई न्यायालय कार्यपालिका प्रकृति का कार्य कर रहा है, क्या है, कोई न्यायालय जो है एजुकेटिव कार्य कर रहा है, क्या कर रहा है, एजुकेटिव नेचर का जो कार्य कर रहा है उसके अकॉर्डिंग क्या माना जाएगा, स्टेट माना जाएगा। क्या माना जाएगा, स्टेट माना जाएगा। समझ में आया क्या है, न्यायपालिका जब एजुकेटिव का कार्य करता हो फिर उसे स्टेट में मानेगा, अन्यथा क्या है, अगर वो जुडिशरी एक्ट कर रहा है तो स्टेट नहीं होगा, वो सेपरेट है। ठीक, अब एक की सहायता परमात्मा शरण बनाम चीफ जस्टिस राजस्थान के मामले में मुख्य न्यायाधीश द्वारा अधीनस्थ अधिकारी को नियुक्त की गई। इसकी विधिमानता को चुनौती इस आधार पर दी गई कि नियुक्त अनुच्छेद 14 अनुच्छेद 16 में दिए गए सामता अधिकार का उल्लंघन है। अब क्या है, सामता अधिकार का उल्लंघन है। 14 और 16 के में दिए गए उल्लंघन की बात करता है, तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त रिक्त क्षेत्राधिकार के अंतर्गत माना गया। अब एक के सहायता नरेश बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि न्यायालय जहां न्यायिक हित कर रहा हो उसे राज्य नहीं माना जा सकता है और न ही उसके विरुद्ध जो है रिट जारी की जा सकती है। तुरंत यदि न्यायालय विधायी या कार्यपालिका का जो शब्द का प्रयोग करता है तो उसे राज्य मानकर उसके विरुद्ध भी रिट जारी किया जा सकता है। यानी न्यायालय अगर वो एजुकेटिव कार्य करता है, लेजिस्लेचर का कार्य करता है तो उसके विरुद्ध क्या है, रिट अप्लाई होगा। एक के सहायता महान्यायवादी बनाम लछम्मा, जिसके मामले में एक के सहायता महान्यायवादी लछम्मा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह निर्णय का क्रियान्वयन को रोक दिया था उसी तरह ऐसा प्रतीत होता है कि न्यायिक दृष्टिकोण से इस देश में प्रगति पर है। आपराधिक मामले में न्यायिक हित के विरुद्ध क्षेत्राधिकार लागू हो सकेगा, यद्यपि इस मामले में उच्च न्यायालय न्यायालय को राज्य नहीं माना गया। इस मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय दिया कि दहेज मृत्यु मामले में अपराधियों को सजा का निष्पादन सार्वजनिक रूप से मधोसेन स्टेडियम में किया जाए, जिस मामले में सबको सबक हो कि दहेज मृत्यु जैसे जघन्य कृत्य के लिए कठोर सजा मिले। भारत के महान्यायवादी उच्चतम न्यायालय में दरख्वास्त किया, इस तरह का निष्पादन पर रोक लगाया जाएगा और उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय के निर्णय के निष्पादन पर रोक लगाएगा। उच्चतम न्यायालय ने जो स्पष्ट किया कि व्यक्ति की क्रूर हो सकता है और समाज क्रूर या असभ्य नहीं हो सकता, इसलिए सजा का निष्पादन उसी तरह होगा जैसे पहले होता आया है। अतः स्पष्ट है जब तक न्यायकृत करेगा तब तक वो राज्य नहीं है, लेकिन जब वो विधायी कार्यपालिका कृत करता है तो क्या है, वो जो है राज्य की परिभाषा में आएगा। अब आता है कि विश्वविद्यालय स्टेट है कि नहीं है। अनुच्छेद 12 जिन संस्थाओं में राज्य की परिभाषा में सम्मिलित किया गया है उनकी प्रकृति से विश्वविद्यालय मेल नहीं खाता है। मद्रास विश्वविद्यालय बनाम शांताबाई के मामले में मद्रास उच्च न्यायालय विश्वविद्यालय को राज्य मानने से इनकार कर दिया। क्या है, मद्रास विश्वविद्यालय का केस गया शांतिबाई के बनाम शांतिबाई के मामले में क्या है, मद्रास हाई कोर्ट ने जो है क्या है विश्वविद्यालय को स्टेट मानने से क्या क्या डिनाई कर दिया, रिफ्यूज कर दिया। उच्च न्यायालय ने इसे स्पष्ट किया कि विश्वविद्यालय स्टेट है या नहीं है। इसके लिए सहचर्य गायत्य के सिद्धांत को लागू किया गया। केवल ऐसी संस्था राज्य को परिभाषा में सम्मिलित किया जाएगा जो उसकी प्रकृति जिस तरह संस्था अनुच्छेद 12 में गिनाई गई है। अनुच्छेद 12 के अंतर्गत ऐसी संस्थाएं का जिक्र है जो राज्य की संप्रभु कार्यवाही करता हो, जो सॉवरेन एक्शन, जो सॉवरेन
प्रोसीडिंग का एक्ट करता हो, इसलिए विश्वविद्यालय को राज्य में नहीं माना जा सकता है, क्योंकि विश्वविद्यालय संप्रभु कार्य नहीं करता। क्या है, विश्वविद्यालय जो है सॉवरेनिटी का एक्ट जो है नहीं करता। अब इसमें के साथ उजमा बाई बनाम उत्तर प्रदेश के मामले में, उजमा बाई बनाम उत्तर प्रदेश के मामले में उच्चतम न्यायालय ने ये निर्णय दिया कि कोई संविधायी या संविधिक निकाय राज्य की परिभाषा में सम्मिलित होगा यदि उसे इस अधिनियमित विधि के अंतर्गत अधिकार प्रदान किया गया। एक केस था उमेश बनाम BN सिंह के मामले में पटना उच्च न्यायालय ने राज्य की नवीन व्याख्या के संदर्भ में विश्वविद्यालयों को राज्य के अंतर्गत माना गया और स्पष्ट है कि अनपराधिकारी भावार्थ विश्वविद्यालय सम्मिलित होगा, क्योंकि विश्वविद्यालय की स्थापना का अधिनियम विधि के अंतर्गत की जाती है। इसे 1993 विश्वविद्यालय अधिनियम माना जाएगा, यह राज्य के अंतर्गत शामिल किया गया। एक केस है क्या निगम राज्य माना जाएगा। इस हवाले से राज्य के द्वारा दी गई आर्थिक सहायता या नियंत्रण हटा दिया जाए तो अपनी निगम या अन्य कार्रवाई नहीं कर सके, तो ऐसी स्थिति में जो है निगम को क्या है, राज्य माना जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने मूल अधिकारों को उल्लंघन किए जाने की संभावना देखते हुए राज्य के अभिकरण सिद्धांत को लागू करके अधिकांश सार्वजनिक निकाय जो अधिकारों कर्तव्यों को प्रभावित कर सकते हैं राज्य परिभाषा के अंतर्गत सम्मिलित कर दिया है। दोस्तों, मैं कल जो है आपको आर्टिकल 13 यानी आर्टिकल 13 से आपको रूबरू होगा। अभी तक हमारे जो ऑनलाइन लॉ क्लासेस चैनल है सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन घंटी प्रेस करने पर मैं कोई वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, मैं यहीं से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।